क्वेश्चन करेंगे। आ जाइए, पहला क्वेश्चन। पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत? 2.5। बाद बाकी पानी तो खारा है ना जी, वो पीने लायक है नहीं है। 2.5% मात्र। आगे है, जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय कारगर नहीं है? जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय कारगर नहीं है? पहला, कल कारखानाओं के अवशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशय में ना गिराए। अगर आप कल कारखाना का जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो गंदा पदार्थ है, वो अगर आप नदी में नहीं गिराइएगा तो इससे तो जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये तो जल प्रदूषण के रोकने के उपाय हो गए। कूड़ा करकट तथा मल आदि नदियों में ना गिरा, इससे तो जल प्रदूषण को रोका ही जा सकता है। तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए। अगर मान लिया जाए कि तालाब में आप कीटनाशक दवा छिड़क रहे हैं, कूड़ा करकट तथा मल आदि नदियों में ना गिराए जाए। अगर ना गिराइएगा तो इससे तो जल प्रदूषण पर नियंत्रण होगा। तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए। अगर छिड़किएगा तालाब में, पानी में, तो स्वाभाविक सी बात है वो जल प्रदूषण को बढ़ावा ना देगा जी। तो सड़ी गली वस्तुएं तालाबों में ना फेंकी जाए। अगर ना फेंकिएगा वो तो जल प्रदूषण को बढ़ावा देगा, संरक्षण देगा। तो जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय कारगर नहीं है? तो तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए। समझ गए? दो का आंसर क्या हो जाएगा? सी। केरल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? वहां खेती नहीं की जाती है। खेती तो की ही जाती है। वहां लोग मुख्यतः मछली पकड़ते हैं। वहां के लोगों के द्वारा मछली पकड़ा जाता है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कृषि कार्य नहीं करते। कृषि कार्य भी करते हैं। वहां करीब सालों भर वर्षा हुआ करती है। वहां उद्योगों का विकास हुआ है। देखिए, केरल में सिंचाई की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि लगभग सालों भर जो है वर्षा होता है। वहां करीब सालों भर वर्षा होता है, इसलिए जो है आपको केरल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? भूमिगत जल का उपयोग, देखिए भूमिगत जल का उपयोग हम लोग किस किस रूप में करते हैं? भूमिगत जल यानी भूमि के भीतर जो जल है, यानी सब जल तो भूमि के भीतरे है जी। समझ गए कि ना है जी? जैसे मान लिया जाए कि आप नलकूप लगा करके जो है पानी निकालते हैं तो भूमिगत जल ही ना निकालते हैं, भूमिगत जल निकालते हैं। फिर जो है बोरिंग लगा करके अंदर से पानी निकालते हैं, वो भी भूमिगत जल ही है। जैसे कि आप लॉज में रहते हैं तो लॉज में बोरिंग लगा हुआ होगा और बोरिंग चला दिया जाता है तो पानी जो है आ जाता है, तो वही सब तो भूमिगत जल है। तो भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक होता है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में। भूमिगत जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है उत्तर भारत में। कहां? उत्तर भारत में। भाखरा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखरा नांगल बांध सतलज नदी पर बना है। कौन नदी पर? सतलज नदी पर बना है। चलिए, संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना है? संसार में सबसे लंबा बांध बना है महानदी पर। कहां पर? महानदी पर। और महानदी पर जो संसार का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध है। कौन है? हीराकुंड बांध है। समझ गए? हीराकुंड बांध है। और जो हीराकुंड बांध है इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर। 25.8 किलोमीटर, लगभग 26 किलोमीटर के आसपास जो है इस बांध की लंबाई है। किस नदी परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा मिट्टी संरक्षण की सुविधाएं मिली है? चंबल घाटी परियोजना। और चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और इससे सिंचाई तथा मिट्टी संरक्षण की सुविधाएं मिली है। आगे नागार्जुन सागर परियोजना है, आप सब लोग जानते होंगे। कौन नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड महानदी पर है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा परियोजना।
ऐसे ओवरऑल भारत के संदर्भ में आप देखेंगे तो ओवरऑल पूरे भारत के संदर्भ में जो है सबसे बड़ी परियोजना है भाखड़ा, भाखड़ा नांगल परियोजना। ओवरऑल पूरे भारत के संदर्भ में सबसे बड़ी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना। और दक्षिण भारत के संदर्भ में जो सबसे बड़ी परियोजना है वह तुंगभद्रा परियोजना है। कौन परियोजना है? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा परियोजना है। और जो तुंगभद्रा परियोजना है यह तुंगभद्रा नदी पर है और यह जो है मूलतः आंध्र प्रदेश में है, मूलतः आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। लेकिन अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। तो याद रख लीजिएगा। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन राज्य में है? हो कौन राज्य में है और कौन है? कौन है? ओवरऑल भारत के संदर्भ में सबसे बड़ी परियोजना कौन है? भाखड़ा नांगल। कौन है? भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल। भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा जल। भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा जल, वर्षा जल। भारत के किस भाग में झीलों और तालाबों का उपयोग अधिक होता है? झील और तालाब का उपयोग जो है असम में, पश्चिम बंगाल में, उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में, समझ गए? सी दिया है उसको काट करके डी कर लीजिए, ठीक है। दक्षिणी भारत में आपको नहीं पता है कि जो है तालाब से दक्षिणी भारत में ज्यादा सिंचाई सब होता है जी, दक्षिण भारत होगा। किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? कौन नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, कावेरी। गंगा, गंगा, गंगा। सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है? बताइए। देखिए आप सब लोग जानते हैं कि अगर आप इसको बिहार मान लीजिए, ठीक है, और इधर जो है आपको विश्व मानचित्र पर आएंगे तो झारखंड है यहां पर, इधर आपको मध्य प्रदेश है, इधर आपको उत्तर प्रदेश है। तो बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। सोन नदी आप सब लोग जानते हैं कौन राज्य से निकलती है? सोन नदी कहां से निकलती है? सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से, और अपने उद्गम से इस दिशा में बहती है, इस दिशा में बहती है और इस प्रकार से जो है बिहार में प्रवेश करती है। तो अब देखिएगा जैसे बिहार है तो बिहार का ये उत्तरी भाग है, बिहार का ये दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग है, और बिहार का ये पूर्वी भाग है, बिहार का ये पूर्वी भाग है, और इधर बिहार का पश्चिमी भाग है, बिहार का पश्चिमी भाग है, बिहार का पश्चिमी भाग है। तो बिहार में इस एरिया में बहती है सोन नदी, और सोन नदी गंगा से आकर कहां मिलती है जी? दानापुर में नदी। घाघरा गंगा में कहां से मिलती है? छपरा। कहां मिलती है? और गंडक कहां मिलती है? सोनपुर। गंडक कहां मिलती है? सोनपुर। ये सब याद रखिए, ठीक है। तो ये जो बिहार है, बिहार का ये दक्षिणी और पश्चिमी भाग है। तो सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है? दक्षिणी पश्चिमी भाग ना, दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? देखिए इसमें दो परियोजना राजस्थान से रिलेटेड है, एगो चंबल और एगो इंदिरा गांधी नहर। आंसर तो यही दो में से कोई एक होगा, और इन दो में से जिस परियोजना से राजस्थान को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचता है, ऐसे चंबल परियोजना से भी राजस्थान को लाभ पहुंचता है, लेकिन इन परियोजनाओं में जिस परियोजना से राजस्थान को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचता है वह इंदिरा गांधी नहर है, वह आपको इंदिरा गांधी नहर है। इसलिए जो है इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना माना जाता है। तो आंसर इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर। इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण करना है? कोसी। देखिए कोसी नदी पर जो बांध सब बनाया गया है, कोसी नदी पर बनाया गया बांध सब जो है बाढ़ नियंत्रण को लेकर ही जो है बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा कोसी, कोसी।
विश्व के कुल जल का कितना महासागरों में पाया जाता है? 96.5%। लगभग में 97% भी आप कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे 96.5%। 96.5%। और ये जो डाटा है ये पुराना डाटा है, नया डाटा जो है ये परिवर्तित हो जाएगा। और जिस वर्ष के अकॉर्डिंग जो है ये दिया गया है, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 132वां। 132वां। तो ये डाटा जो है करेंट के संदर्भ में आपको याद रखना है। इस संदर्भ में ये डाटा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे, वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है? तमिलनाडु राज्य में। कौन राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे वो कोसी नदी पर बांध जो है बाढ़ नियंत्रण को लेकर बनाया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी काफी शानदार क्वेश्चन है। यही सब प्रश्न जो है आपको आता है, तो याद रख लीजिएगा। वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य? किस राज्य में? यानी होता यह है कि तमिलनाडु राज्य में जो लोग होते हैं वह अपने घर के छतों पर जो है एक विशेष प्रकार का बर्तन टाइप का बना देता है, ताकि जो है उसमें वर्षा जल जो है संग्रहित हो सके। और सबसे शुद्ध जल वर्षा जल ना होता है जी, सबसे शुद्ध जल वर्षा जल ही होता है, समझ गए। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया है? 1986। ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया है? 1986। राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब चालू हुआ है? राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब चालू हुआ है? 1986। आगे आ जाइएगा। निम्नलिखित में कौन सा या से कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संदर्भ में सत्य है? पहला, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, हाँ या ना? जब हम आपको बहुउद्देशीय परियोजना बताना प्रारंभ किए थे तो पहला बात यही बताते हैं कि नदियों के ऊपर बांध बनाकर कई उद्देश्य की पूर्ति की जाती है, जिसमें एक जो है बाढ़ पर नियंत्रण किया जाता है, नहर निकाला जाता है, बाढ़ पर नियंत्रण किया जाता है, नहर निकाला जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो जो बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है उसका एक उद्देश्य बाढ़ पर नियंत्रण पाना भी होता है। तो यह सही है या गलत? एकदम सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं घरेलू और औद्योगिक उपयोग हेतु जल की आपूर्ति करती है। घरेलू और औद्योगिक, हाँ करता है। सिर्फ घरेलू होता तब नहीं हो जाता, समझ गए। औद्योगिक है इसलिए हो गया। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती जा रही है। हाँ, आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। यही दिया है, हाँ ठीक है। कृष्णा नदी जल विवाद। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? अरे देखिए, सुनिए एक बात, नदी जल विवाद सीधा तौर पर आप ये मान करके चलिए, नदी जिन राज्यों से होकर बहती है, जिन राज्यों से होकर बहेगी, उस नदी के जल को लेकर विवाद उन राज्यों के बीच ही होगा। कृष्णा नदी आपको महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र में बहने के बाद कर्नाटक में प्रवेश करती है, तेलंगाना में प्रवेश करती है और आंध्र प्रदेश में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो कृष्णा नदी के जल को लेकर जो विवाद होगा यही चारों राज्यों के बीच होगा, पांचवा राज्य थोड़े आएगा, नहीं आएगा। तो कृष्णा नदी जल विवाद जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आगे, नदियों और उस पर निर्मित बांधों के संबंध में नीचे दी गई सूची को सुमेलित कीजिए। नदी और बांध। कावेरी नदी, कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध है, ओंकारेश्वर बांध है, ओंकारेश्वर बांध है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है। और कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध है, कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध है। तो अब बताइएगा क्या होगा, क्या होगा? 1 4 3 2, 1 4 3 2, हाँ 2 बी नंबर होगा। चलिए,
सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? सलाल बगलिहार दुलहस्ती, सलाल बगलिहार दुलहस्ती सब कौन नदी पर है? चेनाब नदी पर। कौन नदी पर है? चेनाब नदी पर, चेनाब नदी पर है। इसको सबद, 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 स से सलाल, ब से बगलिहार, द से दुलहस्ती। और सबद किसकी रचना है? कबीर। बीजक रमेनी सबद, ये सब कबीर की रचना है। वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादिन और जोहर भारत के किस राज्य में प्रचलित है? राजस्थान। किस राज्य में? राजस्थान। किस राज्य में? राजस्थान। यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछने की संभावना है। तो वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादिन और जोहर भारत के किस राज्य में प्रचलित है? राजस्थान। किस राज्य में? राजस्थान। याद कर लीजिए इसको भी। वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादिन और जोहर भारत के किस राज्य में किस राज्य में? राजस्थान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल एक जैविक संसाधन है। नहीं, जैविक संसाधन जल नहीं है, बल्कि जल जो है एक प्रकार का अजैविक संसाधन है। कैसा संसाधन? अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन है। देखिए जैविक संसाधन जो है ना, उस संसाधन को कहा जाता है विशेष तौर पर जो सजीव होता है, जो सजीव होता है ना, उसी को जैविक संसाधन कहा जाता है। जैसे मनुष्य एक सजीव है, मनुष्य जैविक संसाधन है। मछली सजीव है, मछली जो है आपको जैविक संसाधन है। पेड़ पौधा भी सजीव है, उसमें भी जान होता है, वह भी जैविक संसाधन है। लेकिन अगर जल की हम लोग बात करें तो जल जो है अजैविक संसाधन है। जैविक संसाधन नहीं बल्कि अजैविक संसाधन है। पृथ्वी पर मानव तथा अन्य जीवों के उपयोग के लिए अलवणीय जल की मात्रा लगभग 3% है। अलवणीय जल यानी मीठा जल, अलवणीय जल यानी मीठा जल 2.5% है ना जी। तो 2.5% को क्या लगभग 3% नहीं मान सकते? मान सकते हैं। तो अगर आप 2.5% को लगभग 3% मान करके चलते हैं तो इस संदर्भ में यह क्या हो जाएगा? आपको सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का उपयोग गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की अपेक्षा अधिक होता है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सुनिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों नदी तो भारत में न बहती है जी। ये तीनों नदी क्या विदेश में बहती है? नहीं बहती है। गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर और कावेरी 800 किलोमीटर। कावेरी 800 किलोमीटर। आप स्वयं थोड़ा सोचिए। और गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा की अगर बात करें तो गंगा तो भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी ना बहती है जी, बांग्लादेश में भी बहती है। और वही अगर ब्रह्मपुत्र की बात कीजिएगा तो तिब्बत हो गया, फिर जो है भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो आप स्वयं थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का उपयोग गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की अपेक्षा अधिक होता है। हाँ होता है, अधिक होता है। सही है, ये भी समझिए, ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? मतलब कौन गलत है? तो गलत है केवल एक, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए। भारत में भौमजल, ग्राउंड वाटर, भौमजल यानी ग्राउंड वाटर, भारत में भौमजल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति योग्य भौमजल संसाधन सबसे कम है? स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौमजल का उपयोग सर्वाधिक होता है? कृषि में। कृषि में। किसमें होता है? कृषि में। ये भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। यही सब क्वेश्चन देखिए जिस पर थोड़ा सा बोल रहे हैं महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में यही सब क्वेश्चन पूछने की संभावना है। समझ गए? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौमजल का उपयोग सर्वाधिक होता है? कृषि में। किस क्षेत्र में धरातलीय और भौमजल का उपयोग सर्वाधिक होता है? किस क्षेत्र में धरातलीय और भौमजल का उपयोग सर्वाधिक होता है? कृषि में। धरातलीय जल संसाधन, धरातलीय जल संसाधन यानी नीचे से जो जल निकालते हैं, धरातलीय जल संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धरातलीय जल के मुख्य स्रोत नदियां, झील, तलैया, तालाब इत्यादि है। हाँ,
भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह का 1/3 धरातलीय जल का ही उपयोग किया जा सकता है। हाँ, दोनों सही है, आंसर सी। ये क्वेश्चन जो है ना अस्पष्ट है, अस्पष्ट है, अस्पष्ट है। ठीक है, ऊपर है कथन सही नहीं है, नीचे है सही है। ठीक है, इसको काट लीजिएगा, ये क्वेश्चन काट लीजिएगा आप। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण ठंडी के समय अधिक होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ गए? नदियों में प्रदूषणों का संकेंद्रण ठंडा गर्मी कभी भी ज्यादा हो सकता है, यह गलत है। भारत के नदी क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रदूषित नदी क्षेत्र दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी क्षेत्र है। हाँ, इसलिए तो जो है यमुना को खुला नाला कहा जाता है। सही है ये। भौमजल प्रदूषण का कारण भारी विषैली धातुओं फ्लोराइड और नाइट्रेट का संकेंद्रण है। हाँ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करता है। हाँ, आंसर हो जाएगा कौन कौन सही है? 2, 3 और 4, आंसर सी। कौन सा या से अधिनियम जल प्रदूषण से संबंधित है? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 हाँ है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। जल उपकर अधिनियम 1977 है। आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। यहां पर एक बात बताना चाहेंगे हम आपको कि ये तो आंसर आप याद रख लीजिएगा, लेकिन इस आंसर में से एक बात परीक्षा के लिहाज से याद रखना है। क्या याद रखना है? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया है? तो 1974। 1974। हमको लगता है हाल फिलहाल में बीपीएससी या बिहार एसएससी का या बीपीएससी असिस्टेंट या जो हाईकोर्ट सब का परीक्षा हुआ है, हाल फिलहाल में कोई क्वेश्चन देखे हैं, परीक्षा हुआ है उसके बाद क्वेश्चन देखे थे, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। अब एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है कौन परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है और यह प्रश्न आपके भी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, तो इस बात को आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। तो एक सेकंड में याद कीजिए। तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1974। जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग। जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग। पुनः चक्र और पुनः उपयोग का मतलब क्या होता है? यानी जो है जल है उसका उपयोग किए, वो गंदा हो गया, उसको फिर से रिफाइन करके फिर से उपयोग करिए, फिर से उपयोग किए, यानी छान करके उसका उपयोग फिर से किए। तो पुनः चक्र और पुनः उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पुनः चक्र और पुनः उपयोग द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। हाँ, कम गुणवत्ता वाले जल का प्रयोग उद्योगों में करने से जल पर होने वाली लागत को कम किया जा सकता है। हाँ, पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता व्यापक है। हाँ, आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। जल संभर प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर प्रबंधन प्रोजेक्ट है। हाँ है। नीरू मीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में तथा अरवारी पानी संसद राजस्थान में जल प्रबंधन के लिए चलाए गए कार्यक्रम है। हाँ, जल संभर से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। हाँ, यानी जो भूमि जल है, धरातलीय जल है, उसके उपयोग से है। उसके उपयोग से जो है उसका जो उपयोग किया जाता है अच्छे ढंग से, उसी के लिए जल संभर शब्द का प्रयोग किया गया है। आंसर हो जाएगा डी। समझ गए? डी हो जाएगा। यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर सब सही है, लेकिन यहां पर जो है आप अपने परीक्षा के लिहाज से एगो नीरू मीरू कार्यक्रम और एगो अरवारी पानी संसद कार्यक्रम, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध कौन राज्य से है और अरवारी पानी संसद का संबंध किस राज्य से है, ये दोनों बात आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। राष्ट्रीय जल नीति 2012 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नीति में एक राष्ट्रीय जल संरचना कानून बनाने, अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के इष्टतम विकास के लिए व्यापक विधान की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। हाँ, जल संसाधन संरचनाओं के अभिकल्पन और प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर अनुकूलन कार्य नीतियों को अपनाने तथा स्वीकार्य मानदंडों की समीक्षा पर जोर दिया गया है। हाँ, आंसर हो जाएगा सी। दोनों सही है।
लेगुन तथा झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेगुन और झीलों से प्राप्त जल संसाधन का उपयोग केरल तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में पीने के लिए किया जाता है? नहीं। देखिए, लेगुन और झील में जो जल होता है वह लवणीय जल होता है और लवणीय जल का उपयोग पीने में नहीं किया जा सकता है। लवणीय जल का उपयोग पीने में नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए यह क्या है? गलत। लेगुन तथा झीलों के जल संसाधन का उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। हाँ, किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप याद कीजिए, जो चिल्का झील है, चिल्का झील ओडिशा में है, लेगुन झील है और उसमें झींगा मछली का उत्पादन होता है, तो उस आधार पर कह सकते हैं ये सही है। कौन सा सही है? केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल भृत एक्वीफायर एक संतृप्त भूवैज्ञानिक इकाई है जिनके द्वारा कुओं की क्षमता के अनुसार जल उपलब्ध होता है। हाँ। संस्तर की ऊपरी परत जिसमें सभी छिद्रित स्थान या दरारें पूर्णतया जल से भरी होती है भौमजल स्तर कहलाता है। हाँ। संतृप्ति क्षेत्र में धरातलीय सतह के नीचे पाए जाने वाला जल भौमजल कहलाता है। हाँ। जल संभर भूमि की एक प्राकृतिक भूजलीय इकाई है जिसमें जल एकत्रित होता है। हाँ, आंसर हो जाएगा डी, सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? नहर परियोजना और अवस्थिति। घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, सही है या गलत? सही है। घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है। उकाई नहर परियोजना गुजरात, सही है। ताप्ती नदी पर नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, सही है। जबाई परियोजना तमिलनाडु, नहीं। जबाई परियोजना राजस्थान में जबाई नदी के तट पर है। जबाई परियोजना राजस्थान में जबाई नदी के तट पर है। जबाई नदी के तट पर है। यहां पर एक बात हम आप लोग से जानना चाहेंगे, खड़ा हो जाइए। जबाई किसकी सहायक नदी? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। तो सुकड़ी लूनी में अंतर है ना जी, बैठ जाइए। जबाई किसकी सहायक नदी? लूनी। किसकी सहायक नदी है? लूनी। यहां पर थोड़ा सा ये भी थोड़ा क्वेश्चन अस्पष्ट है, लेकिन इसमें एक शब्द जोड़ दीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब। तालाब जोड़िए यहां पर। प्रमुख साधन तालाब छूट गया है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। हाँ, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी है। हाँ, मौसमी है, समझ गए। अधिकांश नदियां क्या है? मौसमी है। और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां मौसमी है, मतलब इन नदियों में वर्षा ऋतु में जल होता है लेकिन अन्य ऋतुओं में जल नहीं होता है। तो नदियों से सिंचाई बहुत कम होता है क्योंकि नदियों में जल ही नहीं होता है, लेकिन तालाबों में जल होता है। और यही कारण है कि जो है आपको दक्षिण भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब को माना जाता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सही है। आंसर ए होगा। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य है पंजाब। कौन है? पंजाब। अब कहिएगा कैसे? तो पंजाब की शस्य गहनता सबसे अधिक है। एक वर्ष में सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन पंजाब में होता है। जब सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन 4 से 5 फसल का उत्पादन पंजाब में एक वर्ष में होता है, तो आप स्वयं इस बात को सोचिए, जब पंजाब में फसल का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा बार हो रहा है, 4 से 5 बार हो रहा है, तो कोई भी फसल आप लगाते हैं तो उसमें पानी की आवश्यकता या सिंचाई की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? निश्चित तौर पर होती है। तो पंजाब की शस्य गहनता अधिक होने के कारण ही पंजाब में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार देखने को मिलता है। आंसर पंजाब होगा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी समझ गए, पूछने की संभावना है, समझ गए। तो याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन है? पंजाब। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन है? पंजाब। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन है? पंजाब। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है। पीडब्ल्यूपी सिंचाई।
पीडब्ल्यूपी सिंचाई। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई किसको इंगित करता है? पीडब्ल्यूपी सिंचाई। भारत के किस राज्य में, और ध्यान दीजिएगा अभी जो 2-3 क्वेश्चन लगातार आएगा इसमें से एगो क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ है। 2-3 क्वेश्चन अभी 41, 42, 43 इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? उत्तर प्रदेश। कहां? उत्तर प्रदेश। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हमको लगता है यही पूछा गया है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होता है? आए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होता है? किसमें? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। अरे वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा भाषा परिवर्तित किया, लैंग्वेज परिवर्तित किया है और कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। सेम क्वेश्चन है, समझ गए? भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य, सेम क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था, दिनसा-जे दस्तूर। दिनसा-जे दस्तूर डेली टेस्ट में ये क्वेश्चन दिए हुए थे, लेकिन वहां पर आंसर विश्वेश्वरैया बता दिए थे। विश्वेश्वरैया गलत है, विश्वेश्वरैया गलत है। बाद में जो लड़का आकर के पूछा था उसको सही बता दिए थे, जो नहीं पूछा था उसको नहीं बताए थे। तो डेली टेस्ट में भी दिए हुए थे, वहां पर आंसर गलत बता दिए थे। ये आंसर सही है, दिनसा-जे दस्तूर। दिनसा-जे दस्तूर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये भी किसी परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, किसी परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस प्रश्न को पूछने की संभावना है। जो प्रश्न कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में पूछ दिया है उसके आगे पूछने की संभावना होती है, तो याद रख लीजिएगा। भारत में माला नहर तंत्र प्रस्तावित किसने किया था? किसने किया था? भारत में माला नहर तंत्र प्रस्तावित किसने किया था? आए भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किसने किया था? आगे, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन, याद रखिएगा। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, यानी भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किस परियोजना के अंतर्गत होता है? लघु सिंचाई। 63% के आसपास, 63% के आसपास, समझ गए? लघु सिंचाई क्या हो जाएगा? लघु। क्या हो जाएगा? लघु। लघु परियोजना से। आंसर क्या दिया है? बी दिया है, काट लीजिए, बी को काट करके सी कीजिए, एक आध गो आंसर गलती रह गया है, ठीक है। तो भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है कौन परियोजना से? कौन परियोजना से? भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा किससे होता है? किससे होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा किससे होता है? किससे होता है? लघु परियोजना। फरक्का की नहर की जल वहन क्षमता देखिए, फरक्का नहर ना, फरक्का नहर, फरक्का नहर, फरक्का नहर कहां बहती है? पश्चिम बंगाल में। क्या बोल रहे हैं? रामगंगा नदी यहीं पे है, रामनंदन। फरक्का की नहर की जल वहन क्षमता 40,000 क्यूसेक। 40,000 क्यूसेक। मंगलम सिंचाई परियोजना, मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल राज्य में। कौन राज्य में? ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, आगे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इसको। मंगलम सिंचाई परियोजना कौन राज्य में? मंगलम सिंचाई परियोजना कौन राज्य? मंगलम सिंचाई परियोजना कौन राज्य? मंगलम सिंचाई परियोजना आए, याद करते हुए जाइए। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से ना, आए गंडक से। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। सारण सिंचाई नहर को जल की प्राप्ति होती है गंडक से, गंडक नदी से। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, सारण सिंचाई नहर को जल की प्राप्ति किससे होती है? गंडक नदी। किससे होती है? गंडक नदी। तो याद रख लीजिएगा, सारण सिंचाई नहर निकलती है किससे? किससे? गंडक। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके, पंजाब में ना जी, पंजाब में स्थित हरिके बैराज, हरिके बैराज।
हाँ, हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? आए ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज। राजस्थान यानी इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है? सतलज। ऐसे तो निकलती है सतलज और ब्यास के संगम से, सतलज और ब्यास के संगम से, लेकिन सतलज और ब्यास में मुख्य नदी कौन है? सतलज। तो इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे और उत्तर क्या मारेंगे? सतलज। क्या मारेंगे? सतलज, सतलज मारेंगे। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ। इसका उद्गम है सतलज नदी पर हरिके बांध, सतलज नदी पर हरिके बांध। देखिए विद्यार्थी क्या करता, सतलज नदी देखता, रिहंद महानदी सतलज, इधर पढ़ता ने, एक नंबर को मार के आगे बढ़ जाता, खुश हो जाता, सही है। रूम पे आके मिलाता, कोई मास्टर बताता इसका तो आंसर डी होगा, तब विद्यार्थी पगलाता, आज तो रिकी तो भाखड़ा बांधता यहां पर, समझ गए। तो बात ये है, तो क्वेश्चन के ऑप्शन को पूरा पढ़िएगा तब जाकर के आंसर टिक कीजिएगा, नहीं तो सतलज भाखड़ा, भाखड़ा सतलज में चल जाएगा, लेते रहिएगा, समझ गए। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है, इंदिरा गांधी नहर मुख्य तौर पर जल प्राप्त करती है ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज। एक और चार ऑप्शन में है? नहीं है। अब एक और चार ऑप्शन में नहीं है तो उस ऑप्शन को देखिए जिसमें एक और चार है, तो कौन ऑप्शन है? डी है, डी है, तो डी को मारिए। एक, तीन और चार, यानी ब्यास, रावी और सतलज। मुख्य तौर पर ब्यास और सतलज से ही जल की प्राप्ति करती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो एक, तीन और चार ब्यास, रावी और सतलज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। एमसीक्यू पूछा जाने वाला जो परीक्षा होता है ना, उसमें बहुत सारा चीज ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए। तो इसलिए आपका परीक्षा तो एमसीक्यू टाइप का ही है, तो आप परीक्षा के क्वेश्चन को ही ना देखेंगे बल्कि परीक्षा के ऑप्शन को भी देखेंगे, क्वेश्चन के ऑप्शन को भी देखेंगे। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पोचमपाद, मयूराक्षी, नागार्जुन होबे नहीं करेगा, समझ काहे होगा? ये सब परियोजना को ब्यास नदी से कोई लेना देना ही नहीं है। ब्यास नदी से लेना देना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। आंसर क्या हो जाएगा? ए। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंग नहर। कौन है? गंग नहर। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, पूछने की संभावना है, याद रखिएगा। तो विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंग नहर। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? कौन सी है? गंग नहर। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया 1927। कब करवाया? 1927। 1927। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंग सिंह जी ने कब करवाया? 1927। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? मतलब कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा गलत है? घग्घर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है? नहीं, गलत है। नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है? हाँ। निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है? हाँ। पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है? हाँ। आंसर क्या हो जाएगा? ए, यही गलत है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश का नरौरा। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश का नरौरा। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती? त्रिवेणी नहर ना जी, बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी। वही जो ऊपरी गंगा नहर है, शारदा नहर है, पूर्वी यमुना नहर है, इससे उत्तर प्रदेश में सिंचाई होता है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। हरियाली एक नई योजना है बंजर भूमि के विकास के लिए, बंजर भूमि के विकास के लिए। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। किससे? जल प्रबंधन से। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल। हरियाली योजना किससे संबंधित? किससे संबंधित है?
हरियाली योजना किससे संबंधित? जल प्रबंधन। जल प्रबंधन। बंकिंघम नहर स्थित है कोरोमंडल तट पर। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो बंकिंघम नहर है ना जी, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहती है। तो और जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तट है ना, इस तट को ही हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट कहते हैं। तो बंकिंघम नहर कहां स्थित है? कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर। किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र। किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र। किस क्षेत्र में जल का उपयोग सर्वाधिक है भारत में? कृषि क्षेत्र। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य। देखिए आप सब लोग जानते हैं सरदार सरोवर परियोजना कौन नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और इससे लाभान्वित होता है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब राज्य लाभान्वित होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो सरदार सरोवर परियोजना से, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? आए? नर्मदा नदी। नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? नर्मदा नदी। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है गुजरात। किसको मिलता है? गुजरात को मिलता है। नोट में दिया हुआ है क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दिया हुआ है, आंसर में मध्य प्रदेश दिया हुआ है। और घटना चक्र में पूर्वावलोकन का जो भूगोल है उसमें भी मध्य प्रदेश ही दिया हुआ है। लेकिन जो दृष्टि क्विक बुक है, दृष्टि क्विक बुक है ना जी, ज्योग्राफी है ना, उसमें जाकर के जब आप पढ़िएगा तो वो लिखता है जो है सबसे ज्यादा लाभान्वित होता है गुजरात, सबसे ज्यादा लाभान्वित गुजरात, और सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो ऑथेंटिसिटी जो है दृष्टि क्विक बुक का थोड़ा ज्यादा है, इसलिए जो है यहां पर हम आपको गुजरात मरवा रहे हैं। तो आप आंसर को काट लीजिएगा, गुजरात कर लीजिएगा। पूर्वावलोकन में भी मध्य प्रदेश ही है, उसको भी काट करके आप गुजरात ही कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझे हैं क्या बोले? कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर। और मेघा पाटेकर ने जो है सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में आंदोलन चलाया है ना जी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बाणसागर बांध। बाणसागर बांध जो है ना जी, बाणसागर बांध जो है यह सोन नदी पर है। कौन नदी पर है? सोन नदी पर। सोन नदी पर है। बाणसागर बांध सोन नदी पर है। सोन नदी पर है। बाद बाकी सब जो है नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। कौन नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ है? इंदिरा सागर,